हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो इंसान के हाथ से समय निकल जाता है। ध्यान रखना, अगर आपके पास आज समझ है और समय है तो ध्यान रखना आप उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान माने जाओगे। और अगर आपके पास समय है और समझ नहीं है, आपका फ्यूचर ब्राइट बिल्कुल भी नहीं है। इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने पास में पढ़ क्या रहे थे कि सेंट्रोसोम। एक तो वो पढ़ लिया आपने सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के बारे में देखा था, सेंट्रोसोम के बारे में देखा था। इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आज इनकी संरचना है। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप जस्ट पीछे वाली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने समझा दिया है। आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बता दिया था कि एक सेंट्रोसोम में दो तारक केंद्र होते हैं। सेंट्रोसोम का मतलब मैंने बताया था, वो बताया था तारककाय। सेंट्रोसोम का मतलब बताया था तारककाय, और एक तारककाय में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स का मतलब बताया था मैंने तारक केंद्र। और कोशिका द्रव्य, ध्यान रखना, तारककाय में दो तारक केंद्र प्लस कोशिका द्रव्य में प्रोटीन समूह होते हैं जिनको बोल रहे हैं सेंट्रोस्फेयर। यह बात अपनी हो चुकी थी। अगर तारक केंद्र जोड़े में उपस्थित है तो उन्हें डिप्लियोसोम बोल रहे थे। ये अपने पास में हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, सेंट्रोसोम का नहीं, सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्र की संरचना के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था। इनकी संरचना होती है वो कार्टवील संरचना होती है। कार्टवील जैसी संरचना होती है। कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी और व्हील का मतलब पहिया, यानी बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। आज वाले पहिए की तरह नहीं होती है। पुराने जो पहिए थे, आज के 25 से 30 साल पहले वाले जो पहिए थे, जो तांगा लड्डी पे होते थे, वो पहिए थे, उस आकार की संरचना होती है। वो संरचना आज मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में ये आज क्लास होगी और इसके बाद में एक क्लास और होगी। एक क्लास के बाद में ये अपना जो सेल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेल डिवीजन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे तारक केंद्र की संरचना। किसकी? तारक केंद्र की संरचना। इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका हूं। अगर वो नहीं देखे तो आप बिल्कुल देखना। तारक केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रियोल। इसकी संरचना देखो, कार्टविल संरचना में बोल रहा हूँ, 2 दिन से बोल रहा हूँ कि कार्टविल संरचना, कार्टविल संरचना होती क्या है। देखो, ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो, ये क्या है? सेंटर है। इस सेंटर को क्या बोल रहे हैं? नाम बाद में दे दूंगा, बता रहा हूं। इसको बोल रहे हैं हब प्रोटीन। हब प्रोटीन ये है सेंटर। सेंटर से क्या निकली हुई है? स्पोक्स। और ये स्पोक्स यानी ताड़ियां, और वो ताड़ियां कितनी निकली हुई है? 9, यानी 1 2। सर्किल में ना बने तो वो आप देख लेना। ये डायग्राम क्या है? पहिए के समान है, वह मैंने बता दिया था। 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे बना देता हूँ 9, है ना। ये क्या है? स्पोक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बीच में है। इसे बोल रहे हैं हब प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं? हब प्रोटीन। अब इन पे ध्यान रखना, परिधि की ओर नलिकाएं पाई जाती है। परिधि की ओर नलिकाएं कितनी कितनी पाई जा रही है? 3 नलिकाएं पाई जा रही है। दो स्पोक्स के मध्य 3 नलिकाएं, परिधीय नलिकाएं पाई जा रही है, ये ध्यान रखना। तो ये कौन सी नलिका है? परिधीय ट्यूब है। मैं बताऊंगा 9+0 की व्यवस्था कैसे होती है ना, वो भी बताऊंगा। एक सेंट्रोसोम में कितनी परिधीय नलिकाएं होती है, एक सेंट्रियोल में कितनी होती है, सेंट्रोसोम में कितनी होती है, वो सब कुछ बता देंगे। टेंशन लेने की जरूरत ना है, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, ये ध्यान रखना। जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, आप एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान दो, उसे पढ़ लेना। और जो अगर प्रैक्टिस के लिए एमटीजी ले लेना, मैंने 5-7 बार बोल दिया है मैंने क्लास ही में। परिधीय नलिकाएं यानी दो स्पोक्स के मध्य कितनी परिधीय नलिकाएं हैं? 3 है ना, ये ध्यान रखना। तो एक भाग 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितनी है? 9 हो गई। 9 स्पोक्स है, 9 ही परिधीय। ये जो
परिधीय नलिकाएं हैं और वो क्या है 9। 9 गुणा 3 कितनी होती है वो आगे मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो ये परिधीय नलिकाएं हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, ये जो 3 है ना, इन तीनों को क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं परिधीय नलिका। परिधीय सूक्ष्म नलिका या नलिका माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिका, नलिकाएं बोल दो, नलिका बोल दो, है ना। ये क्या है, इनको बोलते हैं अरीय या रेडिकल तिर्यक, जिन्हें बोलते हैं अरीय स्पोक्स। और स्पोक्स का मतलब क्या होता है, वो होता है वो स्पोक्स का मतलब होता है ताड़ियाँ, स्पोक्स का मतलब ताड़ियाँ। और जो बीच में है वो क्या है, हब प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, हब प्रोटीन, हब प्रोटीन, ये ध्यान रखना। अब देखो बीच में कितनी सूक्ष्म नलिका है, सूक्ष्म नलिका नहीं है ना बीच में, लेकिन साइड में कितनी नलिका है, सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या मैंने गिनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं कि नहीं है बाहर, संख्या में जोड़े में युग्म में कितनी है, 9 है कि नहीं है, बीच में कितनी है, 0 है, तो 9 + 0 की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था यानी सूक्ष्म नलिकाओं की क्या है, व्यवस्था है, सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था, सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था किसमें, ये जो तारक केंद्र जिन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल, ये ध्यान रखना, सेंट्रियोल्स बोल रहे हैं इनको। ये चूंकि ध्यान रखना सूक्ष्म नलिकाएं क्या है, ट्रिपलेट के रूप में व्यवस्थित है, तो आपको इतनी मैथ तो आती होगी, 9 गुणा 2 9 गुणा 3 कितना होता है, 9 3 27, यानी 27 सूक्ष्म नलिकाएं टोटल है, किसमें, एक तारक केंद्र में, 1 सेंट्रियोल्स या तारक केंद्र। एक तारक केंद्र में कितनी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 27 है कि नहीं है। और ध्यान रखना एक तारक काय में, अब आप फटाक से कमेंट करो कि एक तारक काय में कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होंगी, 54। कैसे, अब 54 मैंने कैसे बता दी तारक काय में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इस पीछे वाली क्लास में कि एक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं, तो 2 तारक केंद्र होंगे, तो टोटल कितनी हुई, 54 हुई कि नहीं हुई, ये व्यवस्था हो गई। और ये संरचना कैसी है, फिर से लिख देता हूँ, फिग कैसा है, डायग्राम कैसा है, वो है कार्टविल संरचना। कार्टविल संरचना को मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बता दी थी, कार्टविल संरचना को मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बता दी थी। क्या बताई थी कि बैलगाड़ी का पहिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी का पहिए के समान, बैलगाड़ी का पहिया, पहिए के समान क्या होती है, इसकी संरचना होती है। एक क्वेश्चन आता है कि ये सूक्ष्म नलिका, जो परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है, वो बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, कौन से प्रोटीन से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और एक तारक केंद्र में कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, कितनी परिधीय नलिकाएं होती है, वो होती है 27। और एक तारकाय में कितनी होती है, 54 होती है। अब ध्यान रखना फंक्शन देखे किसके, तारक केंद्र के, तारक केंद्र के फंक्शन देखे, तो फंक्शन या कार्य देखें वो क्या है, वो देखें तो वो है तर्कुतंतु का निर्माण। एक क्या है, तर्कुतंतु का निर्माण, तर्कुतंतु का निर्माण। और इसका यूज कहाँ पे होता है, पहले जो पढ़ा हुआ बंदा है उसको तो पता है कि तर्कुतंतु का निर्माण का कार्य क्या होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये ध्यान रखना, केंद्र, जो केंद्र का विभाजन होता है उसमें क्या करता है, सहायता करता है कौन, तर्कुतंतु। बेसल बॉडी, बेसल बॉडी का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर देखें, वो होता है आधारीय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधारीय काय, आधारीय काय हिंदी में बोलते हैं आधारीय काय, इंग्लिश में बोलते हैं बेसल्स बॉडी का भी क्या करता है, निर्माण, बेसल्स बॉडी का भी निर्माण करता है। और बेसल्स बॉडी का निर्माण करेगा तो ये क्या, बेसल बॉडी किसका निर्माण करेगी, वो करेगी सीलिया और फ्लैजिला का, किसका, सीलिया और फ्लैजिला का। ये क्या है, सीलिया और फ्लैजिला क्या है, सीलिया और फ्लैजिला है क्या, सीलिया और फ्लैजिला क्या है, ये एक लोकोमेट्री ऑर्गन है, लोकोमेट्री संरचना है, यानी गमनांग है एक प्रकार के सीलिया और फ्लैजिला। इनके बारे में अब इन्हीं के बारे में देखेंगे।
अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, इसका कोई और उपाय नहीं है। ये देखो, अब देखें सीलिया और फ्लैजिला ही पढ़ेंगे अपन, सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला, इनका हिंदी में नाम क्या होता है? हिंदी में होते हैं इनको पक्षमाभ और कसाभिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षमाभ और कसाभिका। ये क्या है? सीलिया और फ्लैजिला एक प्रकार के क्या है? गमनांग है। और गमनांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकोमेट्री ऑर्गन। लोकोमेट्री संरचना बोल देते हैं या ऑर्गन भी बोल देते हैं अगर अंग है तो, ठीक है। लोकोमेट्री संरचना है एक प्रकार की सीलिया और फ्लैजिला। अब देखें यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में किस टाइप के पाए जाते हैं वो देखते हैं। ये एक ध्यान रखना बात क्या कि प्रोकैरियोट्स में ना, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में कि जो प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, यूकेरियोट्स में कौन आता है, तो जीवाणु। प्रोकैरियोट्स में मुख्यतः कौन आ रहे हैं? जीवाणु। तो जीवाणु में या प्रोकैरियोट्स में सीलिया क्या होती है? अब्सेंट होती है, अपसेंट होती है, यह ध्यान रखना। अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स में मुख्यतः क्या होती है? अब्सेंट होती है। अब देखो क्या प्रोकैरियोट्स में कौन आ रहा है? जीवाणु। प्रोकैरियोट्स में सीलिया व फ्लैजिला की संरचना, सीलिया व फ्लैजिला की संरचना, सीलिया व फ्लैजिला की संरचना किस टाइप से होती है वो देखें। देखो मैंने आपको सेल पढ़ाई थी तब बताया था क्या, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्या है? ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स ये लेयर किसकी है? ग्लाइकोकेलेक्स। उसके बाद में देखें तो ये क्या है? इसको बोल रहे हैं भित्ति या वाल। भित्ति है या वाल है। और नीचे अपने पास में देखें तो ये क्या है भाई? इस लेयर को बोल रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली है कि नहीं है? अब देखो जो ये फ्लैजिला और सीलिया की संरचना देख रहे हैं ना अपन, तो ये देखो क्या है? तंतु है एक क्या है? तंतु। अगर मैं इसको यू बनाता हूँ, एक मिनट, अगर मैं यू बनाता हूँ, इसको यू बनाता हूँ और ये लो और इसको यू, यह तंतु है किसकी बता रहा हूँ? सीलिया और फ्लैजिला की। प्रोकैरियोट्स में इस प्रकार से क्या होती है? संरचना होती है। ये क्या है? बेसल्स बॉडी। बेसल्स बॉडी सीलिया और फ्लैजिला का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये क्या है? एक लेयर है। इस लेयर को बोलते हैं प्रोटीन वलय। क्या बोलते हैं? प्रोटीन वलय। और ये वलय कार्य क्या करती है? वलय कार्य करती है जो सीलिया और फ्लैजिला है इसको ऊर्जा उपलब्ध करवाती है। जहाँ पे प्रोटीन आ गई वहाँ पे ऊर्जा से संबंधित होगा, ये ध्यान रखना। ये क्या है? तंतु है। ये क्या है? तंतु है। कौन सी प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिला से, ध्यान रखना, फ्लैजिलियन प्रोटीन। फ्लैजिला से, ध्यान रखना, फ्लैजिलियन प्रोटीन। ये जो है ना, ये देखो ये है, इसको बोलते हैं बेसल्स बॉडी। और मैंने 3 बार बता चुका हूं मैं कि बेसल्स बॉडी है ना वो क्या कार्य करती है? सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करती है। तो ये क्या है? बेसल्स बॉडी। और यहाँ पे ये क्या है? हुक बोल देते हैं इसे, हुक, जहाँ से ये क्या है? अटका हुआ है, अपने शरीर से, कोशिका से अटका हुआ है। कौन? सीलिया और फ्लैजिला। डायग्राम किसका है? डायग्राम है ये फ्लैजिला का। फ्लैजिला का, पक्षमाभी कसाभी का इन्हें बोलते हैं। और फ्लैजिला को बोलते हैं पक्षमाभी, सीलिया को बोलते हैं कसाभी का। इसकी संरचना भी पढ़ेंगे अब आगे। ध्यान रखना, इसमें मैंने बताया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में बताया, एक तो आ गया कौन सा? तंतु या फिलामेंट। संरचना में कौन आया? फिलामेंट। एक आ गया हुक
आया कि नहीं आया, और एक आ गया बेसल्स बॉडी। क्या आ गया? बेसल बॉडी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया, पहले का बताया हुआ है ये सब। ये मैंने बता दिया था। ध्यान रखना यूकेरियोट्स में है ना, यूकेरियोट्स में क्या होता है कि जो ये सीलिया और फ्लैजिला है ना 9+2 की व्यवस्थाओं में, सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्थाओं में पाया जाता है। जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है ना सीलिया और फ्लैजिला में, यूकेरियोट्स में, वो 9+2 की व्यवस्था होती है। जैसे तारक केंद्र में था ना 9+0 की व्यवस्था, उस टाइप से इसमें होती है 9+2 की व्यवस्था। हालांकि मैं आगे इसको समझाऊंगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में यह व्यवस्था अब्सेंट होती है। चूंकि अपन प्रोकैरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला पढ़ रहे हैं और ये बात ना पढ़े कि ये अब्सेंट होती है, तो ये गलत बात है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके तारे स्टार सब कुछ लगा लेना। क्या कि प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? जीवाणु। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था नहीं पाई जाती। ये लिख देते हैं यहाँ, सूक्ष्म नलिकाएं की संरचना नहीं पाई जाती या नहीं पाई जाती। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे इसकी संरचना मैं आपको बता दूंगा। अब ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स में, चूंकि प्रोकैरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में सीलिया व फ्लैजिला कैसे होता है, क्यों होता है, किस टाइप का होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। मैंने बताया था आपको कि प्रमुखतया से प्रोकैरियोट्स में सीलिया एब्सेंट होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप प्रेजेंट भी हो सकती है। अपवाद स्वरूप प्रेजेंट भी हो सकती है, लेकिन एब्सेंट होती है। तो यूकेरियोट्स में तो सीलिया पाएगी, सीलिया होगी यूकेरियोट्स में। और सीलिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो बोलते हैं कसाभिका। ध्यान रखना, हिंदी का वर्जन आप याद मत करना, इंग्लिश में याद करना, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर आएगा अपने, और वहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है कि कसाभिका आए नहीं, सीधा सीलिया आ जाए, हिंदी में लिखा आ जाए, यूँ आ जाए। मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ सीलिया, तो वहाँ पे क्या करोगे आप? वहाँ पे क्या करोगे? अगर इंग्लिश वर्जन याद है तो आपको इसको राइट टिक लगा दोगे, वरना तो यहाँ पे आप इसी लैंग्वेज के चक्कर में रह जाओगे, और जो अदर बंदे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या सक्सेस ले लेंगे, और अपना एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम का ऐसा क्वेश्चन ना गलत हो, इसीलिए ध्यान रखना। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ इंग्लिश में। एक अपन देखें फ्लैजिला। फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी। जो सीलिया होती है ना वो विकसित संरचना है, डेवलप्ड संरचना है, यानी विकसित संरचना है। और जो फ्लैजिला है ना सीलिया से कम विकसित संरचना है। ये ध्यान रखना, ओरल ध्यान रखना यहाँ से। हालांकि क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कौन सी विकसित संरचना है, कौन सी अविकसित संरचना है, कम विकसित है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना विकसित संरचना कौन सी है? सीलिया विकसित है। और सीलिया की अगर साइज के बारे में बात करें ना, इसका डायग्राम भी बता दूंगा छोटा सा। साइज देखे ना सीलिया की, वो होती है 5 से 20 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होती है? 1 माइक्रो बराबर कितनी होती है? 10⁻⁻6। यह आपने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। माइक्रोमीटर इसकी साइज हो गई। इनकी जो संख्या होती है ना सीलिया की संख्या, किससे? फ्लैजिला से अपेक्षाकृत अधिक होती है। और यह भी किससे? साइज इनकी क्या होती है? छोटी होती है। किससे? पक्षमाभी से। यह मैं तीर का निशान अप और डाउन लगा रहा हूं, ये आप समझ जाओगे। इनकी क्या होती है? गति समन्वित होती है। इनकी गति क्या होती है? समन्वित। इनकी गति समन्वित होती है। कार्य इसका देखें, चूंकि ये विकसित संरचना है, जो सीलिया है ना वो क्या है? विकसित संरचना है। तो इसका कार्य देखें ना, फर्स्ट कार्य क्या है? ये गमन में भी सहायक है। गमन में तो दोनों है, क्योंकि लोकोमेट्री ऑर्गन है, लोकोमेट्री संरचना है, तो ये क्या है? गमन में तो सहायक है, लेकिन गमन के साथ ये भोजन को भी ग्रहण कर सकती है। भोजन ग्रहण में भी सहायक है।
भोजन ग्रहण में सहायक है, भोजन को पकड़ सकती है, उसे मार सकती है, उसे खा सकती है, भोजन काबू में आ सकता है, उसे मार सकता है। चूंकि ये अधिक विकसित संरचना है तो ये संवेदी भी है, संवेदी भी है, सेंसिटिव लोकोमेटरी ऑर्गन है। कौन? सीलिया। अब देखें पक्ष्मा भी, इसका तो बिल्कुल ये अपने याद हो गया, तो ये बिल्कुल ही याद हो गया। इनकी साइज देखें तो अपेक्षा करती है बड़े होंगे, तो बड़े कितने होंगे? 100 से 200 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का मैंने मतलब बताया था 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, ध्यान रखना। इनकी संख्या एक या एक से अधिक, और एक से अधिक भी कितनी? 2 3 है, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ही। संख्या कितनी होती है? कुछ ही, यानी 2, लास्ट 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इनसे ज़्यादा नहीं होगी किनकी? फ्लैजिला की। लेकिन जो सीलिया होते हैं वो असंख्य होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या होती है। और इनकी जो गति होगी वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी, गति स्वतंत्र होगी। और जो इनकी गति थी, इनकी सीलिया की थी, वो क्या थी? समन्वित थी। और कार्य अगर देखें, फंक्शन इनका क्या होता है? वो है ओनली फॉर गमन में, केवल गमन में है, केवल गमन में। कार्य क्या है? केवल गमन में। गमन का मतलब होता है चलना। क्योंकि सीलिया, देखो सीलिया का अगर ओरल डायग्राम बनाए, ये क्या है? कि कोई यूकेरियोट्स कोशिका है, और ये क्या है? सीलिया। जो ये मैं लगा रहा हूँ ना कोमा आकार के, ये क्या है? सीलिया। छोटे होते हैं, असंख्य होते हैं, छोटे होते हैं, असंख्य होते हैं, ध्यान रखना। जो कि भोजन ग्रहण में भी सहायक होता है। और जो फ्लैजिला होता है, ये डायग्राम बना रहता हूँ, और ये जो निकाल दिया मैंने, फ्लैजिला निकाल दिया, ये नीचे फ्लैजिला निकाल दिया, ठीक है। ये क्या है? कोई सेल है, ये क्या है? सेल। अंदर वाली क्या है? सेल है। और जो बाहर मैंने कोमा आकार का लगाया वो क्या है? सीलिया है। और यहाँ पे लगाया वो क्या है? फ्लैजिला है, ध्यान रखना। एक मैंने 3 बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, और काफ़ी बार रिपीट भी आगे भी कर दूंगा, ध्यान रखना। सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, कई बार आया हुआ है। सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे हुई है? आप फिर से बताइए। बेसल्स बॉडी से। किससे? बेसल बॉडी से। मेरे साथ आप भी रिपीट करते रहना, क्योंकि रिपीट करने से वो चीज़ें याद होती है। बेसल बॉडी से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। और जो अपने पास में यूकेरियोट्स की सीलिया और फ्लैजिला है ना, उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था है ना, वो कौन सी व्यवस्था होती है? 9+2 की व्यवस्था होती है। और जो तारक केंद्र है, 9+2 की जगह 9+0 होता है। ये मैंने बात बता दी है इसी क्लास में। 9+2 की व्यवस्था होती है। और ध्यान रखना, इनकी यूकेरियोट्स की सीलिया और फ्लैजिला में क्या क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और एक अपने पास में होती है डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन को बोलते हैं इंजन प्रोटीन भी बोल देते हैं इसे, डाइनिन प्रोटीन। इसकी संरचना से बताऊंगा मैं आगे, डरने की कोई बात नहीं है। डाइनिन प्रोटीन। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था कौन सी होती है? सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, 9+2 की व्यवस्था होती है। साधारणतः आपको ध्यान रखना है। अब देखें इसकी संरचना, किसकी? सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 की व्यवस्था कैसे होती है? डाइनिन प्रोटीन कहाँ पे व्यवस्थित होती है? और जो परिधीय नलिकाएं किस टाइप से व्यवस्थित होती है, वो अपन देखें। क्या देखें? देखो अंदर क्या होता है, अंदर 9+2 की व्यवस्था होती है ना, तो ये क्या है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है अंदर 2। ये क्या है जो मैं बना रहा हूं? ये है केंद्रीय आच्छद, इन्हें बोलते हैं केंद्रीय आच्छद, केंद्रीय आच्छद। और अब ध्यान रखना, ये सेंटर से जुड़ी हुई नहीं रहती है। कौन से? स्पोक्स सेंटर से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो ये एक स्पोक्स है कि नहीं? 9 स्पोक्स होंगे, तो एक स्पोक्स यहाँ पे होगा, एक स्पोक्स यहाँ पे होगा, एक स्पोक्स यहाँ पे होगा, एक स्पोक्स यहाँ पे होगा। कितने होंगे? 4 हो गए ना। एक स्पोक्स यहाँ पे हो जाएगा, एक स्पोक्स यहाँ पे,
एक स्पोक्स यहाँ पे, एक स्पोक्स यहाँ पे, कितने होंगे? 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, और एक स्पोक्स और लगा देते हैं, और वो लगाए कहाँ पे? वो मान लेते हैं अपन यहाँ पे है स्पोक्स, एक स्पोक्स ये है। समझने की दृष्टि से आप याद रखना। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है? यह सूक्ष्म नलिकाएं हैं। दो दो क्या है? हर स्पोक्स की परिधि की ओर सूक्ष्म नलिकाएं हैं। दो दो क्या है? हर स्पोक्स की परिधि की ओर क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं हैं। दो दो, ये ध्यान रखना। स्पोक्स कितने हैं? 9 हैं, गिन लेना एक बार। कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज ऐसे नहीं कि 9+2 की व्यवस्था होती है, लेकिन क्या पता 9 की जगह 8 हो, 9 की जगह 10 भी हो जाए। तो एक बार वापस से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना, क्या एक प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? अलग पेन से मैं दिखा देता हूँ। चलो पहले लिंकर बना देते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं को जो जोड़ता है ना, परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ता है, वो कौन जोड़ता है? लिंकर प्रोटीन। ये देखो 1 2 3, है ना? ये भी ध्यान रखना, 1 2 3। डायग्राम बहुत स्मार्ट बनेगा, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा ये। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा सा यार टाइम कम है अपने पास में, वरना तो यार क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। कॉलेज में भी जाना होता है मेरे को भी, फिर क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, तो यूँ। और वैसे भी मेरा आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है बहुत ज़्यादा तो टाइम से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। तो क्लास थोड़ी स्पीड लेना, थोड़े दिन में बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर बोर्ड पे तो आराम से लेंगे अपन। हाँ, रोज़ क्लास अपलोड हो जाएगी बोर्ड लाने के बाद में तो। और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना मेरे भाई, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, बस ये मानता हूँ मैं तो। ये देखो, ये इनको बोल क्या रहे हैं? ये प्रोटीन कौन सी है? लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन बोलते हैं इनको, बोलते हैं लिंकर्स। लिंकर क्या होती है? परिधीय जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, परिधीय माइक्रो, MT, समझ जाना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाओं को क्या करता है? जोड़ता है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स को क्या करता है? जोड़ता है। एक बात खत्म। अब ध्यान रखना, एक ये देखो, इसको अपने आवरण पाया जा रहा है। ये आवरण तो होगा कि नहीं होगा? सीलिया और फ्लैजिला पे, सीलिया और फ्लैजिला पर क्या पाया जा रहा है? आवरण पाया जा रहा है। ये आवरण लगा देता हूँ। अब ध्यान रखना, इन पे क्या पाया जा रहा है? एक डाइनिन प्रोटीन पाई जा रही है। अलग पेन से दिखा रहा हूँ मैं। ये क्या है? डाइनिन प्रोटीन, जो मैंने पिछली बताया था थोड़ी देर पहले, वो डाइनिन प्रोटीन, ये है डाइनिन प्रोटीन, अलग से पाई जा रही है। ये क्या है? डाइनिन प्रोटीन। ये कौन सी है? यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइनिन प्रोटीन। वैसे तो नामकरण में तो साथ ही बताता भी जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ, आपके समझ में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है? डाइनिन प्रोटीन है कि नहीं है? ये क्या है? केंद्रीय आच्छद। ये है केंद्रीय आच्छद, केंद्रीय आच्छद, केंद्रीय आच्छद है। इन्हें बोल रहे हैं अरीय स्पोक्स, अरीय स्पोक्स। कितने हैं संख्या में? ध्यान रखना, कितने हैं? अरीय स्पोक्स कितने हैं? अरे मीनिंग थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, वो देख लेना यार आप। अरीय स्पोक्स, अरीय स्पोक्स कितने हैं? इन्हें बोलते हैं रेडियल स्पोक्स भी बोल देते हैं। कितने हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या कितनी है अरीय स्पोक्स की या रेडियल स्पोक्स की? संख्या है 9। कौन सी यहाँ पे लिखूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या है? 9। संख्या कितनी हो गई अरीय स्पोक्स की? 9 संख्या हो गई है। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अब 9+2 की व्यवस्था कैसे? देखो, बाहर की और कितनी परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं? वो है 9, है कि नहीं है?
और 9 में कितनी थी है 2 में, और केंद्र में भी कितनी है 2, तो 9+2 की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, क्योंकि बाहर की ओर कितनी है युग्म में देखें 9 है, और एक युग्म में कितनी है 2 है, और अंदर भी कितनी है 2 है, तो 9+2 की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। वहाँ पे बाहर की ओर 3 थी, ऐसे नहीं बोलना 9+3 की व्यवस्था, मतलब एक परिधीय वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 2 से 2 याद रह जाएगी, ध्यान रखना। अब बीच वाली लेते हैं, केंद्र वाली लेते हैं कि 9+2 की व्यवस्था होती है। परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, ये 9 कौन सी है, जो परिधीय एम्प्टी माइक्रो ट्यूब्यूल यानी सूक्ष्म नलिकाएं, और ये किस में पाई जाती है द्विलक के रूप में, यानी द्विलक है। और 2 कौन सी है केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं, कौन सी है केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, 2 कौन सी है केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। अब कुल अगर माइक्रोट्यूब्यूल देखें, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल देखें इस फिगर से, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल वो कितनी है 9 हो गई बाहर की, और 9 × 2 कितनी हो जाएगी 18 होगी कि नहीं होगी, और 2 अंदर है, तो टोटल की माइक्रोट्यूब्यूल कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20। इस फिगर में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितनी है 20, ये ध्यान रखना। और फिगर किसका है यूकेरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला का, यूकेरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचना है, टीएस आंतरिक संरचना है। डाइनिन प्रोटीन को बता देता हूं आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। डाइनिन प्रोटीन के बारे में बता दूं आपको, डाइनिन प्रोटीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, ये एक प्रकार की विशिष्ट प्रोटीन है जो एटीपी से ऊर्जा प्रयुक्त कर गमन को प्रेरित करती है। डाइनिन प्रोटीन कौन सी है, एक प्रकार की क्या है विशिष्ट प्रोटीन है जो कि एटीपी से क्या करती है एनर्जी यूज करती है, एटीपी से ऊर्जा या एनर्जी क्या करती है प्रयुक्त या यूज कर उसका कार्य किसमें कन्वर्ट करती है, गमन को प्रेरित करती है। प्रेरित, अगर कोई व्हीकल है और उसको चलाने के लिए कौन सहायक होता है, चलाने के लिए कौन सहायक होता है, इंजन होता है उसका, उसकी मोटर होती है, इंजन होता है उसकी मोटर होती है। तो इसीलिए इसको डाइनिन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, चूंकि ये सीलिया और फ्लैजिला को चलाने में सहायता करती है तो इसे बोलते हैं आणविक, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं बोल सकते या इलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते हैं, तो आणविक मोटर क्या है, आणविक मोटर बोलते हैं। और आणविक मोटर को इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर मोटर, आणविक मोटर को बोलते हैं मोलिकुलर मोटर। चूंकि यह क्या करता है, अगर कोई मोटर होती है ना वही व्हीकल्स को चलाती है, मशीन्स को चलाती है, मोटर चलाती है, ध्यान रखना। तो मोटर्स चलाती है तो इसको ये सीलिया और फ्लैजिला को चलाने का कार्य कौन करती है, मोटर्स करती है, तो मोटर्स करती है तो ये कौन सी मोटर हो गई, डाइनिन प्रोटीन है ना, ये करती है सीलिया और फ्लैजिला को चलाने का कार्य, तो डाइनिन प्रोटीन कौन हो गई, आणविक मोटर हो गई। देखो आज के लिए इतना ही हो पाएगा, और मैं अगर बात करूँ तो शायद 40 मिनट की आगे वाली क्लास अपलोड होगी, उसमें शायद अधिकतर अपना क्लियर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, आज ये नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें तो यही चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, और उससे नेक्स्ट क्लास होगी तो इसका बचा हुआ कुछ रहेगा वो, और न्यू चैप्टर अपने स्टार्ट कर देंगे। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो कि यार नीडी हो, जो गरीब परिवार से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, और वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उन बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ध्यान रखना 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, 12th के एग्ज़ाम के बाद में RUHS के एग्ज़ाम लगेंगे, पैरामेडिकल के हैं, एम्स पैरामेडिकल के हैं, RUHS पैरामेडिकल के हैं, BSc नर्सिंग के हैं, नीट की एग्ज़ाम है, काफ़ी एग्ज़ाम्स आ रही है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें और मेरे साथ जुड़े रखें। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मेरा आपसे भी बेहतर सपोर्ट रहेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।